बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 और उसका लेक्चर नंबर 9 है। और आज हम बात करेंगे, ये लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इस चैप्टर का, ब्लॉक्स क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम लोग। ब्लॉक्स क्वेश्चंस। देखिए बेटा, ब्लॉक्स क्वेश्चंस में स्टार्ट करने से पहले मैं इनकी जरा इंपॉर्टेंस आपको समझा दूं कि ब्लॉक्स क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स इन पर इतना फोकस नहीं करवाते। और फिजिक्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में आते हैं। बायो या केमिस्ट्री में इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं देते जितने फिजिक्स में होते हैं। तो ब्लॉक्स क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो जो पेपर में आएंगे, अगर तो आपके देखे ना पोर्शन उसका ज्यादा होगा, फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसलिए हम लोग जो है ब्लॉक्स क्वेश्चंस को जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि आप लोग 100% मार्क्स की तरफ जाए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपने चैप्टर 14 का पेज नंबर 91 पे जाना है। मैं साथ साथ पेज आपको मेंशन इसलिए करवाता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक क्वेश्चन कहां है। बुक पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन दी होती है, उनकी क्वेश्चंस नहीं बने होते। मैं उनकी क्वेश्चंस बनवा के आपको करवाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाती है कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। देखें पेज नंबर 91 पे सबसे ऊपर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो आपने सिंपल उसके लिए जो क्वेश्चन लिखना है वो आपने लिखना है डिफाइन करंट। मतलब ये आपने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन करंट, बस। तो बुक में इसका आंसर दिया गया है द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी तरह से नीचे आ जाएं। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के वाले से। तो उसके लिए भी क्वेश्चन लिख लें, ये भी इसी पेज पर है। हाउ करंट, क्वेश्चन में आप लिख लें जो मैं खुद आपके लिए बनाया है। हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए इसमें दो एनोड और कैथोड, मतलब दो आपके पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट होती हैं और उनमें उनसे जो चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिलीज होती हैं। कैथोड की तरफ जो वो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, एनोड की तरफ नेगेटिव, और फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस करती है। तो मैं आपके साथ रीडिंग भी कर देता हूं। इन इलेक्ट्रोलिसिस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इन द इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड किसकी तरफ? टू द कैथोड, and negative ions are attracted to the anode. So this movement of ions within the electrolyte constitutes an electric current within the इंटरनल सर्किट। ये रीजन होती है भाई, इसमें करंट प्रोड्यूस इस तरह से होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वजह से। अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पर 92 पर अब आपने आना है, उस पर देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है पेज नंबर 92 पर। जी क्वेश्चन लिखना है आपने, डज करंट पास थ्रू कंडक्टर, डज करंट pass through conductor in the absence of external source। ये क्वेश्चन आपने लिखना है, आंसर इसका जो है वो मौजूद है। यानी आंसर इसका क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स नो करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी कंडक्टर में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव तो करते रहेंगे, जब तक उनको कोई सोर्स नहीं मिलेगा, गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगी। जैसे इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर बाज़ आपने देखा है जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और उन्होंने जो लाइव वायर होती है उसको पकड़ा होता है, बकायदा उसको पकड़कर काम कर रहे होते हैं। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने होती हैं, कोई सोर्स नहीं दे रहे होते, रास्ता नहीं दे रहे होते इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का, या फिर वो वुडन स्टेयर्स होती है जिसके ऊपर खड़े होते हैं वो। तो अगर आप गलती से उनको टच कर लें, वो काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो यकीनन आप सोर्स होंगे, तो फिर करंट फ्लो करेगी और आपकी वहां पर वो फेटल भी हो सकती है, मतलब मोहलिक भी हो सकती है आपके लिए वो। तो समझ आ गई बात की। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नीचे इसी पेज पर 92 पर मैं क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। क्वेश्चन है हाउ डज बैटरी वर्क लाइक अ पंप। हाउ डज बैटरी वर्क लाइक अ पंप।
देखिए भाई, पंप क्या काम करता है? पंप जो है वाटर को जहां आपको पानी की जरूरत होती है काफी हाइट तक पहुंचाता है पानी को, वाटर को, ताकि आप लोग टैंकी में वगैरह जो भी पानी भर लेते हैं। इसी तरह से आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी भी रेस करती है इलेक्ट्रिक करंट को, वो भी आपको जहां जहां उसकी हाई वोल्टेज में उसको जरूरत होती है उसी तरह वर्क करती है पंप की तरह। तो यही दिया गया है, बैटरी रेजेस इलेक्ट्रिक चार्ज बैकअप टू हायर वोल्टेज एनर्जी just like a pump which pushes water back up to high energy so it can flow and do work again। यानी जस्ट लाइक पंप की वर्क करती है। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 93 पर। जी, पेज नंबर 93 पर देखते हैं हमारे पास ब्लॉक में क्या है, और क्वेश्चन मैंने उसके लिए जो बनाया है वो पहले आप लिख लें। क्वेश्चन बनाया है, हाउ डज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, हाउ डज फ्लो ऑफ चार्ज flow of charge in a circuit। तो भाई आंसर इसका दिया गया है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे आपने देखा कि वाटर चार्ज भी बिल्कुल वैसे फ्लो करता है जैसे आपकी पाइपलाइन में अक्सर आपने देखा वाटर फ्लो कर रहा होता है, चल रहा होता है, बिल्कुल वैसी फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, एक्सेप्ट दैट अ रिटर्न वायर इज नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ। लेकिन रिटर्न वायर यहां पर होना जरूरी होती है करंट के लिए। तो ये सिर्फ फर्क होता है, बाकी अदरवाइज जो है जैसे पाइपलाइन में वाटर मूव कर रहा होता है वैसे वायर्स में करंट जो है वो मूव करती है। ये है जी इसका आंसर। आगे आ जाए पेज नंबर 94 पर। पेज नंबर है जी 94, उस पे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, व्हाई डू यू नो अबाउट द, सॉरी व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्वेंशन ऑफ केमिकल सेल, केमिकल सेल एंड द बैटरी, एंड द बैटरी। ये जी क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपने बताना है व्हाट यू नो अबाउट द इन्वेंशन, मतलब ये जो केमिकल सेल और बैटरी की इन्वेंशन हुई है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है डू यू नो में, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। द गल्वेनोमीटर हैज बीन नेम्ड आफ्टर लुगी, लुगी गल्वेनो, यानी लुगी गल्वेनो साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे गल्वेनोमीटर जो है वो रखा गया है, नाम उसका। तो लुगी गिल्वेनो 1737 टू 1798, ये उसकी मतलब सारी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। ही वाइल डाइसेक्टिंग अ फ्रॉग्स लेग्स तो डिस्कवर्ड दैट डिसिमिलर मेटल्स टचिंग द लेग, ठीक है, कॉज इट टू ट्विच। तो इससे उसको फिर क्या हुआ, दिस चांस डिस्कवरी द इन्वेंशन ऑफ द केमिकल सेल एंड द बैटरी। हालांकि वो उस वक्त जो है वो केमिकल सेल या बैटरी के अक्सर जितनी इन्वेंशन हुई है, मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन जो है वो सडन है। कुछ इन्वेंशन ठीक है इस तरह से भी है कि वो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, इन्वेंट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन इसी तरह से काम कुछ और हो रहा था। यहां पर भी देखें वो डायसेक्ट कर रहा था, उसी से उसको ये जो है क्लू मिला, ठीक है, फ्रॉग को डायसेक्ट करते हुए, तो उसी से उसने जो है वो इन्वेंट किया, ठीक है, केमिकल सेल और बैटरी की एनर्जी को। तो ये था भाई आपका पेज नंबर 94 पे। उसके बाद जाते हैं पेज नंबर 95 पे। पेज नंबर 95 पे भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में उसके लिए आपके लिए बनाया है, व्हाट डू यू नो अबाउट अ ड्राई सेल, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट अ ड्राई सेल। जी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ड्राई सेल, इन अ ड्राई सेल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी होती है ड्राई सेल के अंदर जो आगे फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे यूज किया जाता है। आपकी जो बैटरीज हैं वो भी आजकल आप देख रहे हैं ड्राई बैटरीज होती हैं बहुत ज्यादा। तो ड्राई सेल जो है वो आपका अपने अंदर स्टोर किए हुए होता है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में केमिकल एनर्जी, वही आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में यूज होती है। ये था पेज 95 पे क्वेश्चन। एक और भी है यहां पर क्वेश्चन, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल
इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, ये क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर भी मौजूद है आपकी बुक के ऊपर। द वोल्ट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिक्स अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से वोल्ट जो है, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी से वोल्ट जो है वो चल रहा है आपका। और 1745 टू 1827 इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल, और इसी ने पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो इन्वेंट की थी, नोन एज अ वोल्टेज पायल। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स, तो इट इज समटाइम्स रिफर टू एज वोल्टेज। जैसे मैं आपसे अक्सर बात करता रहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, जब वोल्टेज एक ही बात होती है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। पेज नंबर 96 पर अब हम लोग आएंगे। पेज नंबर है जी 96। पेज नंबर 96 पर जो है उस पर भी एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं लिखने पहले। पेज नंबर 96 है आपकी बुक का। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, वो बना के दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो आपने क्वेश्चन लिख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट आप ड्रॉ करके दिखाएं। ड्रा ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ठीक है जी, ये दोनों सर्किट आपकी बुक में बने हुए हैं। यानी बैटरी, मैं आपको सिंपल वैसे समझा देता हूँ। ये अगर आपकी बैटरी है तो इसके साथ आपका यहां पर स्विच होता है। ठीक है, उसके लिए आपको मैंने अक्सर एक इस तरह से भी समझाया हुआ था कि ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें। ठीक है, और यहां से हम लोग जो है आगे कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस अटैच हो सकती है, कोई भी बल्ब है, कुछ भी है, ये हमने अटैच किया हुआ है। अब ये जो है, यही सर्किट देखें, अगर मैं यहां पर ये जो दो डॉट्स लगाए हैं, ठीक है, इसको स्विच कहते हैं आमतौर पर, इसको अगर आपस में यूं मिला दूंगा तो ये क्लोज सर्किट की डायग्राम है। किसकी है जी? क्लोज सर्किट की। और अगर मैं साथ इनको नहीं मिलाऊंगा, इसको मैं यूं जरा ओपन रखूंगा इस तरह से, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने डायग्राम बुक में भी बनी हुई है, आप भी बना के इस तरह से शो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, उसकी तरफ आते हैं हम लोग। 96 पर ही जो है एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 96 पर। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल मल्टीमीटर? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल मल्टीमीटर? मल्टीमीटर, जैसे कि वर्ड ही आपको बता रहा है कि मल्टीमीटर है, एक से ज्यादा चीजें इसमें फाइंड आउट की जा सकती हैं, इसलिए तो डिजिटल मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस पर आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम देखिए उसका क्या है? मल्टीमीटर है। यानी मीटर तो हुआ, जैसे वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है सारे, लेकिन ये मल्टीमीटर है डिजिटल। तो इस पर आप लोग जो है डिफरेंट, मतलब करंट भी, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो हियर द मल्टीमीटर इज इन वोल्ट मीटर मोड ऑफ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी। तो मतलब सादा लफ्जों में आपका जो मल्टीमीटर होता है वो आपका करंट हो, रेजिस्टेंस हो या वोल्ट, ठीक है, या फिर आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, तीनों चीजों को फाइंड आउट कर सकता है। अगले पेज पे आ जाएं भाई। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे जो क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको लिखवा रहा हूं, लिखें। हाउ एमीटर, हाउ एमीटर and voltmeter are connected, and voltmeter are connected are connected with resistance, with resistance to measure the current। ये क्वेश्चन है जो आपने खुद लिखना है। टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस
रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है बिलतरतीब, यानी सादा लफ्जों में आप समझ लें कि एम मीटर जो है वो क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यहां से कैसे फाइंड आउट करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्ट जो है नहीं, एम मीटर आपका जो है वो करंट के लिए होता है और दूसरा आपका जो है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूछा ये गया कि कैसे, तो भाई इसका आंसर भी बुक में दिया गया है, इन ऑर्डर टू मेजर द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, एम मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, यानी एम मीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो होता है, इन ऑर्डर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। ये आपने याद रखना है बेसिकली कि भाई दोनों के बारे में पूछा गया है कि कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है, एम मीटर को सीरीज में किया जाता है करंट फाइंड आउट करने के लिए, और वोल्ट मीटर को पैरेलल अटैच किया जाता है, ये पूछा गया था। उसके बाद आ जाए इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मिस्टर, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मिस्टर। जी, थर्मिस्टर के बारे में आपके, थर्मिस्टर क्या भाई, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टेम्परेचर राइजेस। तो थर्मिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट दैट सेंसेस टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर जो राइज करता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, इसलिए आपने इसका ग्राफ आपने देखा होगा, इसका ग्राफ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा इस तरह से होता है, और ये नॉन ओमिक कंडक्टर भी है थर्मिस्टर, जो आपने पढ़ा था ओमिक नहीं है। ओमिक का आपने ग्राफ देखा था, वो बिल्कुल सीधा होता है, उसमें मतलब एक सीक्वेंस के साथ वैल्यू बढ़ती कम, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कभी बढ़ता है कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी कम होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ भी आप देखने कुछ इस तरह से होगा, कर्वी ग्राफ इसका होगा। तो इसलिए थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है, वो कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी कम होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, ये नॉन ओमिक है, ये भी याद रखें। इसके बाद जी नेक्स्ट आप आएंगे पेज नंबर 99 पर, पेज नंबर है जी अब आपका 99। उस पे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, ड्रा ग्राफ ग्रॉस फॉर फिक्स्ड, ड्रा ग्राफ्स फॉर फिक्स्ड रेजिस्टेंस, उसके बाद है जी फिलामेंट लैम्प, और उसके बाद है एंड थर्मिस्टर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो इनके ग्राफ जो है मैंने भी आपको समझा दिया है कि बुक पे ड्रॉ हुए हुए हैं। देखिए पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है फिक्स रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है फिलामेंट लैम्प। तो जो आपकी फिक्स रेजिस्टेंस होती है उसका ग्राफ में आपको वैसे ही बना के, ये मतलब फिक्स रेजिस्टेंस है इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जो आपका दूसरा ग्राफ है फिलामेंट लैम्प का, उसमें भी आपको पता है कि उसमें भी वोल्टेज का फर्क पड़ेगा, मतलब इसमें भी ग्राफ जो है वो नॉन ओमिक होगा, यानी कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो आप बनाएंगे। और तीसरा आपका जो है वो है आपका थर्मिस्टर का, वो जैसे अभी मैंने आपको बताया था थर्मिस्टर का ग्राफ जो है वो भी आपका वो भी नॉन ओमिक है, वो भी ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा, मतलब वो भी कर्वी शेप में होगा, ठीक है जी। ये था आपके मतलब इस पेज पर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास, और दूसरा मजीद इसमें जैसे मैंने बताया आपको, आप लिख नहीं सकते हैं कि इस ग्राफ से रिलेटेड कि आपका जो रजिस्टर है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, वो ओमिक लॉ को ओबे करता है, ये दोनों ओमिक लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है। लाइट बल्ब जो है वो इंक्रीज करते हुए वोल्टेज ड्यू टू हीटिंग, तो डज नॉट ओबे ओमिक लॉ, ठीक है। तो ये नॉन ओमिक है और ये सिर्फ आपका ओमिक होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 100। उस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
वाई। भाई इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड में आपने देखा होगा कि वो उसकी शेप ही ऐसी होती है कि बड़े क्लोजली पैक्ड होता है वो, तो उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट नहीं होता। होवेवर इट इज वेरी गुड एट कंडक्टिंग हीट, हीट को ये कंडक्ट करता है बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी फर्मली बॉन्ड। मैंने जैसे आपको बताया कि वो बहुत फर्मली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, तो इसलिए। इसके बाद आ जाता है आपका एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, आपने लिखना है हाउ ज्वेलर्स कैन टेल, हाउ ज्वेलर्स कैन टेल if a diamond is real or fake, if a diamond is real or fake, यानी ज्वेलर्स को कैसे पता चल जाता है कि जो डायमंड है वो असली है कि नकली है। तो भाई इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, ज्वेलर्स कैन टेल इफ अ डायमंड इज अ रियल डायमंड और अ फेक वन मेड फ्रॉम ग्लास बाय होल्डिंग इट टू देयर लिप्स, यानी अपने लिप्स के साथ वो उसको पकड़ते हैं डायमंड को अपने लिप्स लिप्स के होंठों में। अ रियल डायमंड फील्स वेरी कोल्ड, यानी उनको उनके जो होंठ होते हैं वो जो रियल डायमंड होगा तो बहुत ठंडा फील होगा उनको, बहुत ज्यादा कोल्ड। ठीक है, ड्यू टू गुड एबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, ठीक है, 4 और 5 टाइम्स बेटर देन कॉपर। तो ये फौरन समझ आ जाएगी, अगर वो बहुत ज्यादा ठंडा फील नहीं होगा तो समझ आ जाएगी ये ग्लास से बना हुआ कोई मटेरियल है, ये डायमंड नहीं है। जस्ट लाइक डायमंड उसको फेक तरीके से बनाया गया है, ये तरीकाकार होता है इसको चेक करने का। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी पेज पर एक और क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस करता हूं आपके साथ। जी, क्वेश्चन आपने लिखना है जी, यहां पर है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। ये तो हो गया हमारे पास थर्मिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। ये हाँ, ये है क्वेश्चन, नीचे वो थोड़ा कुछ और था। आपने क्वेश्चन लिखना है, ये पेज वही है अभी जी, 100 ही है, पेज नंबर 100, उस पर एक और क्वेश्चन है, राइट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, राइट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। तो ये एक टेबल दिया गया है, इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो दी गई है सिल्वर की, जैसे 1.7 10⁻⁸ ओहम मीटर, ठीक है। इस टेबल में जितनी भी दी गई है मतलब डिफरेंट मेटल्स की स्पेसिफिक, तो ये बेटे आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से किसी की भी पूछी जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। टंगस्टन की पूछ रहे हैं तो 5.25 है, इसे आयरन की 9.8 है, नाइक्रोम की 100 है, ग्रेफाइट की 3500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ माइक्रो ओहम, 10⁻⁸ ओहम मीटर, ये सबके साथ लिखना है 10⁻⁸। तो ये भाई वैल्यूज हैं सारी, ठीक है, आप इसको समझकर एक दफा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाएं अगले पेज पर, पेज नंबर 101 पर, पेज नंबर है जी 101, उस पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट some examples of heating effect, heating effect of electric current, of electric current। जी, आपने कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहां दी गई हैं, सिर्फ मैंने इसको क्वेश्चन बनाया है। तो देखें जी क्या क्या एग्जांपल है, वी यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, किस किस के लिए, फॉर एग्जांपल व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, ये इसकी एग्जांपल है। इट ग्लोज व्हाइट हॉट, ठीक है, अगर आप देखें तो आपका जो फिलामेंट बल्ब का होता है वो व्हाइट होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है, एंड गिव्स आउट लाइट, इसी वजह से हमें लाइट जो है मिलती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक हीटर्स है वेरी थिन वायर्स, उसकी वायर्स आपने देखी होंगी बड़ी बारीक बारीक होती हैं, पतली पतली सी, डेड ग्लो रेड, और वो रेड कलर की होती हैं और हॉट होती हैं व्हेन अ करंट फ्लोज। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। एक आपने देखा बल्ब में हीटिंग इफेक्ट क्या है, वो ग्लो करता है लेकिन व्हाइट हॉट होता है, लेकिन हीटर में आपने देखा कि वो वहां भी ग्लो करता है लेकिन वो ग्लो रेड हॉट होता है। ठीक है, ये था भाई आपका पेज नंबर 101, उस पर क्वेश्चन था, उसका आंसर यहां मौजूद था। इसके बाद आ जाए पेज नंबर आप 103 पर। उस पर बेटे एक क्वेश्चन है, इन विच सर्किट, इन विच, क्वेश्चन लिखना है आपने, इन विच सर्किट करंट डिवाइड्स इनटू, करंट डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। क्यों भाई, बता सकते हैं? ये भाई आप लोग वेरी सिंपली, आपने दोनों तरह के पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल, तो करंट किसमें डिवाइड होती है? सिंपल सी बात है कि पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उसके रूट देखें, यहां पर अगर हम लगाते हैं कोई रेजिस्टेंस, यहां पर है एक रेजिस्टेंस, यहां है एक, ये रेजिस्टेंस है, एक ये है, एक ये रेजिस्टेंस है, तीनों को हम लोग अटैच कर देते हैं अगर पैरेलल तरीके से। तो देखिए भाई, फिर इसको हम अगर बैटरी से अटैच करते हैं तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी, बैटरी की जो करंट होगी, उसके लिए यहां पहुंचने के बाद उसके पास देखिए रूट डिफरेंट हो गए हैं, 3 रूट्स हो गए हैं। करंट यहां से आई जो है वो डिवाइड हो गई है, यानी करंट आई थी जो I1 में, ये I2 में और I3 में। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3, ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसमें? पैरेलल में। तो इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड इनटू ब्रांचेस। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है, क्वेश्चन है डिफाइन सर्किट डायग्राम, डिफाइन सर्किट डायग्राम। आपने सर्किट डायग्राम डिफाइन करनी, उसकी डेफिनेशन यहां दी गई है, सर्किट डायग्राम इज अ सिंबॉलिक मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ रियल सर्किट। यानी आपको जो रियल सर्किट होता है उसको आपने सिर्फ डायग्राम की मदद से शो करना होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। द इलेक्ट्रिक सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम्स आर स्टैंडर्ड, सो एनीवन फेमिलियर विद इलेक्ट्रिसिटी कैन इंटरप्रेट अ सर्किट डायग्राम। यानी हम लोग जो सर्किट डायग्राम होती है उसमें जो हम लोग सिंबल्स वगैरह यूज करके हम लोग सिर्फ शो करते हैं, एक्चुअल तो वो बैटरी नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए सिंबल से बना दिया कि ये प्लस माइनस लगा दिया, इससे हमें समझ आ जाती है कि बैटरी है। मैंने ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है, हमें समझ आ जाती है। इस तरह से हम सर्किट डायग्राम जो है वो बनाते हैं। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज है हमारे पास 104 पर क्वेश्चन है, पेज नंबर 104। उस पे क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन बी डिटरमिन द, हाउ कैन बी डिटरमिन्ड, how can we determine the equivalent resistance, equivalent resistance in parallel circuit? If all resistances are same, if all resistances are सेम, मतलब सारी रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू सेम होगी तो फिर आप कैसे डिटरमिन करेंगे? बुक में इसके लिए आपको जो है वो आंसर दिया गया है, इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट आर द सेम द ओवरऑल रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय, देखिए वैसे फार्मूला होता है 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1, लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं N ओवर R। ये जो R है वो किसको डिनोट कर रहा है कि भाई आपकी सारी रेजिस्टेंस जो है वो सेम एक जैसी हैं। ठीक है जी, और एन फॉर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। तो यहां से फिर आप आर ई जो है अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आर ई आपका किसके इक्वल आ जाएगा, आर ई उधर चला जाएगा, एन नीचे आर, यानी सादा लफ्जों में आपका आर ई इक्वल हो जाएगा एन इसके नीचे, आर ऊपर, यानी आर ओवर एन के इक्वल हो जाएगा यहां से। तो ये फार्मूला होगा वेयर एन जो है इज द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये एन किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को। और दूसरा आर जो है वो आपका चूंकि सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो सिंपल क्या लिख देते हैं आर, R1 R2 R3 कुछ नहीं, ये तरीका कर होगा इसके लिए। इसके बाद इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन लिखने आपने यहां पर राइट द टिपिकल पावर रेटिंग, क्वेश्चन है राइट
द टिपिकल पावर रेटिंग, राइट द टिपिकल पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। तो भाई इसके लिए भी एक टेबल दिया गया है। टेबल में जो है हमारे पास पावर रेटिंग दी गई है। जैसे इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, वैसे तो देखिए थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन एक रेटिंग दे दी जाती है कि इतना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है उसकी 5000 होती है, ठीक है, वॉट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक हीटर की 1500, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हेयर ड्रायर होता है, जिससे अक्सर बालों को जो है वो ड्राई किया जाता है, कुछ किया जाता है, 1000 वॉट। इसी तरह से आयरन जो घरों में यूज करते हैं, इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन 800, वॉशिंग मशीन की 750, लाइट बल्ब की जो लाइट बल्ब है कॉमनली वो 100। इसी तरह से स्मॉल फैन 50 वॉट। और आपका जो इसके अलावा जो है एक और दिया गया क्लॉक रेडियो जो है, मतलब क्लॉक रेडियो, ठीक है, वो आपका 10 वॉट। ये डिफरेंट रेटिंग है। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है टेबल, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 105 पर। उस पर क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया जी, वाई एनर्जी सेवर लाइट बल्ब्स, वाई एनर्जी सेवर लाइट बल्ब्स are better than ordinary bulbs। यानी पूछा ये गया कि आपकी एनर्जी सेवर लाइट बल्ब जो है वो ऑर्डिनरी बल्ब से क्यों बेहतर होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो आपकी एनर्जी सेवर लाइट बल्ब होती हैं वो एनर्जी आपकी मतलब कम वाट में ज्यादा आपको लाइट भी दे देती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है, कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज करके आपके पास उसी तरह से लाइट उसी हिसाब से देती हैं जैसे ऑर्डिनरी बल्ब दे रही होती हैं। लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो आपको कल को बिल में आएगी वो फिर कम आती है, यानी आपकी ये बचत होती है इससे। तो एनर्जी सेवर लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म मच मोर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड मच लेस इनटू वेस्टेड हीट एनर्जी। यानी कम हीट एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, इसलिए कम एनर्जी। अक्सर आपने देखा है कि जो आपके जो एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं, अगर उसको आप गलती से हाथ से टच भी कर लें तो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है। जितना उसको टच करेंगे बहुत ज्यादा आपको हीट फील होगी। तो एन एनर्जी सेवर लाइट बल्ब that uses 11 joule of electrical energy each second gives the same amount of light as an ordinary आपका इनकैंडिसेंट बल्ब जो है डेट यूजेस 60 जोल। वहां 11 जोल के साथ एनर्जी और यहाँ 60 जोल एनर्जी जो है वो ले रहे हैं आपका ऑर्डिनरी बल्ब। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी ज्यादा आपके लिए जो है कफायत शारी का काम कर रहे होते हैं एनर्जी सेवर। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नीचे एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर। क्वेश्चन लिख लें भाई, हाउ डू यू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी, हाउ डू यू find out the total energy, an appliance transfer, an appliance transfer from the mains। क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ डू यू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एन अप्लायंस ट्रांसफर, यानी मेन से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है आप उसके लिए यहां पर दिया गया है ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है पावर रेटिंग। ठीक है जी, पावर रेटिंग होती है, हमें पता होता है कि ये कितनी, जो अभी पीछे हम जो पावर रेटिंग आपके साथ में डिस्कस करके आए, जैसे इलेक्ट्रिक ओवन की स्टोव की मैंने बताई थी 5000 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की 1500 है, उसकी बात हो। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है पावर रेटिंग given in watts or kilowatts। An appliance with a power rating of 1 watt transfers 1 joule of energy। अगर 1 वाट है तो वो कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईच सेकंड, हर एक सेकंड में। तो 60 वाट लाइट बल्ब कितने जूल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है वो, 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईच सेकंड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है जी, एंड हीट एनर्जी। टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एंड अप्लायंसेस ट्रांसफर फ्रॉम द मेन्स वी नीड टू नो द नंबर ऑफ जूल्स ट्रांसफर।
कितने जूल ट्रांसफर हो रहा है, आप सबको काउंट कर लें, सबको ऐड कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ईच सेकंड एंड नंबर ऑफ सेकंड्स फॉर विच द अप्लायंस इज ऑन। और दूसरा आपको पता होगा वो कितनी देर के लिए चल रही है। ठीक है, हमने यहां बात की है कि अगर एक जूल जो है, हमने कहा कि अगर 1 वॉट है तो उससे 1 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह से हम लोग पावर रेटिंग से आसानी से टोटल जो है मेन से कितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो रही है वो हम निकाल सकते हैं ट्रांसफर में। उसके बाद है पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है भाई, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राउंडिंग द ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राउंडिंग द ऑब्जेक्ट, ये भाई क्वेश्चन है। ठीक है, अब ग्राउंडिंग द ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, मैंने ये भी टॉपिक आपको जब मैंने पढ़ाया था, सिखाया था, ग्राउंडिंग द ऑब्जेक्ट करने का मकसद फायदा बेसिकली क्या होता है कि घर में अगर आपका बेसिकली खुदा ना खास्ता आपका फ्यूज या सर्किट ब्रेकर जो है वो घर की अप्लायंसेस में अगर करंट कम या ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पाता, उससे वो गुजर जाती है, तो देन वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगी, घर की जितनी अप्लायंसेस है सारी उड़ा के रख देगी। तो इसीलिए ग्राउंडिंग की जाती है कि अगर एक्स्ट्रा करंट जो है वो फ्लो कर गई है, जिसको नहीं पकड़ा फ्यूज ने या सर्किट ने कवर नहीं किया, वो ना तो सर्किट गिरा ना फ्यूज की तार उड़ी, वो करंट गुजर गया, तो वो जो करंट होता है एक्स्ट्रा करंट वो ग्राउंडिंग की वजह से। अब मैं थोड़ा सा यहां से, द अर्थ इज अ फेयरली गुड electrical conductor, hence if a charged object is connected with the earth by a piece of metal, the charge is conducted away from the object to the earth. This conventional method to removing the charge from an object is called grounding the object. इसको grounding the object बोलते हैं। ठीक है, as a safety measure, जो मैंने आपको बताया safety measure, the metal shells of electrical appliances are grounded through special wires that give electrical charges in the shells pass to the earth. The round post in the familiar three prong इलेक्ट्रिक प्लग इज द ग्राउंड कनेक्शन। यानी अगर आपका पहचान भी मैं बता देता हूं आपको कि वो जो आपकी घर की वायरिंग होगी वो बेसिकली 3 प्लग होंगे, 3 तरह की वायर यूज होती हैं, एक आपकी लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, ग्राउंड होती है। उससे समझ आ जाती है कि ग्राउंडिंग हुई है। अगर 2 वायर्स यूज हो रही होंगी घर में, डबल प्लग होगा तो फिर उसमें ग्राउंडिंग नहीं होती। ग्राउंडिंग जो है ये बेसिकली सेफ्टी के लिए होती है। उसके बाद आगे चलती है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है, why light appears to be steady for our eyes। Why light appears why light appears to be steady for our eyes। यानी मुश्किल हमारी आंखों में जो लाइट है वो एक मतलब देखते हैं हम नमूदार होती है, तो उसकी क्या रीजन होती है, मतलब हमें लाइट जो है वो एक मतलब कम ज्यादा इस तरह स्टेडीली हमें जो है वो हमारी आईज को मिलती है, अपीयर होती है, दिखाई देती है, उसकी रीजन क्या है। ऑल्दो द लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम 60 watt incandescent light bulb appears to a constant, the current in the bulb fluctuate 50 times each second between minus 0.71 ampere and 0.71 ampere. So the light appears to be steady because the fluctuations are too rapid for our eyes to परसीव। बात की समझ आई कि यहां पर जो मतलब हालांकि फ्लक्चुएशन तो होती है लाइट में, लेकिन वो जो फ्लक्चुएशन की ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत तेजी से होती है, मतलब वो इसलिए हमें महसूस नहीं होती, हमें बिल्कुल स्टेडीली फील होती है। अगर फ्लक्चुएशन यकीनन होती है, लेकिन वो जो इंटरवल होता है, देखिए माइनस 0.71 एम्पियर से लेके प्लस 0.71 एम्पियर, इसके वो दरमियान रहते हैं, इतनी कम वैल्यू होती है, यानी 1 सेकंड से भी आप कह सकते हैं कि बहुत कम है एम्पियर के मुताबिक। तो इस तरह से जो अपीयर उसकी बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएशन होती है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, ये है इसकी रीजन। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और ब्लॉक क्वेश्चन है पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर है जी 107। उस पे क्वेश्चन क्या मैंने बनाया है आपके लिए, क्वेश्चन है विच यूनिट्स ऑफ टाइम एंड पावर आर यूज्ड टू फाइंड एनर्जी एंड कॉस्ट। लेकिन जी विच यूनिट्स ऑफ टाइम
which units time and power are used to find energy and cost, energy and कॉस्ट। मतलब हमने बताना है कि जो हम लोग टाइम के और पावर के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं ना एनर्जी एंड कॉस्ट के लिए, वो कौन से हैं ये हमें दिए गए हैं। टू वर्क आउट द एनर्जी ट्रांसफर्ड द टाइम मस्ट बी इन सेकंड्स। टाइम जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं जी, टाइम उसके लिए हम सेकंड्स में लेते हैं, ठीक है जी, यूनिट उसका सेकंड में। एंड द पावर किस में होती है, आपकी जो पावर है उसको हम लेते हैं वाट में, ठीक है, सेकंड में और उसको वाट में। अच्छा, टू वर्क आउट द कॉस्ट द पावर मस्ट बी, जब आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने किलो वाट आवर लेते हैं जिसको हम यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, बिजली की कंज्यूम के लिए। यहां पर हम किलो वाट आवर में फाइंड आउट करते हैं। टू वर्क आउट द कॉस्ट द पावर मस्ट बी इन किलो वाट्स एंड द टाइम मस्ट बी, और टाइम किस में लेते हैं तब जब आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है, तो टाइम आपका किस में होता है, आवर्स में होता है। टाइम आपका आवर्स में चला जाता है तब कॉस्ट में, और आपकी जो यूनिट्स यानी किलोवाट में, एनर्जी आपकी किस में चली जाती है, किलोवाट में, और टाइम आवर में। ठीक हो गया, तो ये है जी दोनों में फर्क, इस तरह से लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं पेज नंबर 108 पर। पेज नंबर 108, उस पर भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया मैंने। व्हाट डू यू नो अबाउट कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, व्हाट डू यू नो about color coding of wires। यानी अक्सर आपने देखा है कि घरों में भी जो वायरिंग देखते हैं या वैसे भी तारों के कलर होते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स रखे जाती हैं। अब उसी के बारे में क्वेश्चन है कि आप क्या जानते हैं उन कलर्स के बारे में, वो जो तारों के कलर हैं। तो देखिए जो लाइव वायर आपकी होती है ना, लाइव वायर बुक में दिया हुआ है सारा कुछ, मैं आपको सिर्फ समझा दूं। लाइव वायर आमतौर पर आपने देखी होगी कि वो रेड कलर की होती है, लाइव वायर रेड होती है या ब्राउन। यानी अगर समझने के घर में अगर रेड वायर आप देखेंगे, दो तीन तारे होती हैं, तो उसमें से जो रेड कलर की वायर है या ब्राउन कलर की वायर है, दोनों में से तो वो कौन सी है, आपकी लाइव वायर। दूसरी आपकी न्यूट्रल वायर होती है, तो न्यूट्रल वायर में जो कलर है वो ज्यादातर यूज किया जाता है ब्लैक या ब्लू। अब ब्लैक या ब्लू कलर की वायर होगी तो वो कौन सी होगी, ब्लैक या ब्लू कलर की वायर, वो आपकी न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है, जिसमें करंट नहीं होता। और तीसरी वायर आपकी ग्राउंड या अर्थ वायर उसको बोलते हैं, वो ज्यादातर ग्रीन या येलो कलर की होती है। तो इस ये कलर कोडिंग रखी जाती है, जिससे हमें समझ आ जाती है तीनों वायर की। जो इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी लाइव है कौन सी कलर कोडिंग की वजह से, ठीक है। तो ये आपके लिए भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्वेश्चन। उसके बाद आ जाए, एक और क्वेश्चन है 108 पेज पर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ, क्वेश्चन क्या होगा जी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ different electric currents, different electric currents on the body। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट का हमारे बॉडी पर क्या उसका मतलब असर होता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि करंट अगर कितनी हो तो हमारे बॉडी के लिए वो कितनी डेंजरस है या नहीं है। तो देखिए भाई, करंट अगर होगी 0.001 एम्पेयर तो कैन बी फेल्ट, सिर्फ महसूस की जा सकती है, कोई इतना डेंजर नहीं। अगर वो 0.005 एम्पियर हो जाए तो इस पेनफुल, आपको तकलीफ देगी। और अगर वो हो जाए 0.010 एम्पियर तो काजेज इनवोलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉम्बाज्म, हम कहते हैं एकदम से आपको झटका लगता है करंट की मदद से, तो वो आपकी कितनी होती है 0.010 एम्पियर। और अगर हो जाए 0.015 एम्पियर तो काजेज लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, यहां सिर्फ झटका नहीं लगेगा, आपका जो मसल कंट्रोल है वही खत्म हो जाएगा। फिर है अगर 0.070 एम्पियर गोज थ्रू द हार्ट, हमारे दिल की तरफ जाए अगर, ये कॉजेज सीरियस डिसरप्शन प्रोबेबली फैटल इफ करंट लॉस्ट फॉर मोर देन 1 सेकेंड।
एक सेकंड से भी अगर ज्यादा 0.070 एम्पेयर करंट के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं तो सीधा हमारे हार्ट पे जाएगी और आप समझ लें कि कितनी फेटल होगी, डेथ भी हो सकती है इससे। ये था भाई इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए 109, पेज नंबर है जी 109। उस पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ वायरिंग। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ वायरिंग ऑफ अ 3 पिन of a 3 पिन मेन प्लग, 3 पिन मेन प्लग। उसके लिए आपका यहां पर एक दिया गया है भाई, बनाया गया है 3 प्लग्स को आपने, मतलब अगर 3 पिन वाला प्लग है जिसमें तीनों वायर्स हैं, आपकी लाइव, न्यूट्रल और आपकी अर्थ वायर, तो उसके लिए नीचे आपके बुक में दिया गया है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ वायरिंग ऑफ 3 पिन। यहां एक डायग्राम दी गई है, उसको आपने फोकस करना है, देखना है ध्यान से। एक आपकी ब्राउन कलर की वायर है बुक में बनी हुई, दूसरी आपकी ग्रीन है और एक ब्लू है। तो उनकी वायरिंग जो है इस तरह से की गई है कि तीनों को अलहदा अलहदा जो है वो रखा गया है डायग्राम के अंदर। मतलब कोई भी वायर एक दूसरे से टच नहीं कर रही, तीनों के दरमियान में जब उनको फिक्स किया गया है स्क्रूज के साथ, तो उनके दरमियान में गैप्स है, ऐसे कोई टच नहीं कर रही वायर, मतलब उनके दरमियान गैप्स रखा गया है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ वायरिंग ऑफ 3 पिन मेन प्लग, पुट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस, यानी जो उसकी प्रॉपर प्लेस है वहीं रखना है। दरमियान में जहां फ्यूज है, फ्यूज का भी ध्यान रखना है, फ्यूज का लाइव वायर के साथ अटैच होता है तो आपने देखना है। उसके बाद आपकी अर्थ वायर है, न्यूट्रल वायर है, कहां कहां उनकी अटैचमेंट है वहां लगाना है, और उनको एक दूसरे के साथ टच नहीं होने देना जब आप उनको जोड़ रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, गैप रहना चाहिए बीच में। तो एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस, फ्यूज इज प्लेस फॉर सेफ्टी पर्पज, इन केस ऑफ एक्सेस करंट इट विल बर्न आउट एंड विल ब्रेक द सर्किट। यानी अगर करंट ज्यादा होती है तो फ्यूज ब्रेक कर जाता है और आपकी बाकी अप्लायंसेस जो है वो महफूज रहती हैं। आप आ जाए पेज नंबर 110 110 यानी पेज 110 पर। इस पर एक क्वेश्चन, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ थ्री प्रिकॉशनरी, थ्री प्रिकॉशनरी, थ्री प्रिकॉशनरी सिंबल्स। ये भाई सिंबल्स आपकी बुक पर दी गई हैं। प्रिकॉशनरी सिंबल मतलब हिफाजती इलामतें हैं, ठीक है, बचाने के लिए, आपको महफूज रहने के लिए। तो बुक पर बनी हुई है, एक प्लग बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरह से एक प्लग बनाया हुआ है उन्होंने बुक के ऊपर आपके, यानी प्लग जो है ये देखिए इस तरह से। अब इसके साथ यहां पर मतलब इस तरह से कुछ ड्रॉप ड्रॉप से बनाए गए हैं। ये है डू नॉट एक्सपोज टू वाटर, ये जो ड्रॉप्स हैं किसको शो कर रहे हैं, वाटर को। यानी आपकी जो अप्लायंस है, ये प्लग है, मतलब उसको आपने गीला नहीं छोड़ना, ये आपको प्रिकॉशन दी जा रही है कि इस तरह काटा हुआ इन्होंने इसको। तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट एक्सपोज टू वाटर, यानी पानी एंटर नहीं होना चाहिए इनके अंदर, ठीक है प्लग। फिर एक हैंड बना हुआ है और उसके साथ एक पर्सन को बनाया गया है, ठीक है, मतलब कोई पर्सन इस तरह करके बनाया गया है, मतलब कोई शख्स की इस तरह करके फेस बनाया हुआ है उन्होंने। और एक यहाँ पर उन्होंने हैंड बनाया हुआ है, मतलब इस तरह से फिंगर वगैरह बनी हुई है, हैंड है, ठीक है, उसको शो किया हुआ है, उसको काटा हुआ है कुछ इस तरह से। अब इसके बारे में अगर इस तरह का सिंबल होगा तो इसका क्या मतलब होता है, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नियर इनफ्लेमेबल मटेरियल। इनफ्लेमेबल मटेरियल आप समझते, जो फौरी आग पकड़ने वाले मटेरियल होती हैं उसके करीब जो है वो आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो नहीं आपको करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये इसके लिए आपके लिए जो है प्रिकॉशन है। इसके नीचे एक और भाई क्वेश्चन है, वो है डू यू फ्लाई काइट्स, डू यू फ्लाई काइट्स नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, नियर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आपको पतंगे जो है वो आपको उड़ानी चाहिए, उड़ाते हैं क्या आप लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के करीब। तो भाई डू नॉट फ्लाई काइट्स, कतन आपने पतंगे वगैरह काइट्स वगैरह जो है वो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस गुजर रही होती हैं उसके करीब से कभी भी आपने काइट्स को जो है
वो फ्लाई नहीं करना, उसको उड़ाना नहीं है, ठीक है। इट मे कॉज सम फैटल एक्सीडेंट, यकीनन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 11111, पेज नंबर 11111। इस पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, आइडेंटिफाई द सर्किट कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई द सर्किट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जी। यहां पर बेटे कुछ सिंबल्स बनी हुई हैं, बुक के ऊपर दी गई हैं। अब वो सारी सिंबल्स को आपको समझाने के लिए है कि अगर आप ये सिंबल जो हैं, अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कल को आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए आप इन सिंबल्स को जानना बड़ा जरूरी होता है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो है, जो अगर वो सीखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता है, कोई काम करता है, तो पहले वो ये सिंबल सारी समझता है, उसको पता होता है। यानी आपके जो अक्सर सर्किट बने होते हैं, सर्किट डायग्राम जो होती हैं, मतलब आप अगर कभी खोलें, बड़े बड़े मतलब जो पॉइंट्स होती हैं, सर्किट बने होती हैं आपके, उसके ऊपर भी कोई कंप्यूटर का बोर्ड खोल लिया, मेन बोर्ड, या कोई और आपके पास रेडियो है उसका बोर्ड अगर आप उतार के देखें, जिसको मदर बोर्ड आमतौर पर बोलते हैं हर चीज का, तो उस पर डिफरेंट जो वायर्स हैं, कुछ भी कनेक्शन होती है, कुछ उसके ऊपर अलामतें बनी होती हैं, सिंबल्स बनी होती हैं, उनका क्या मतलब है वो यहाँ पर दी गई है, बट डिफरेंट सिंबल दी गई है। एक आपके पास जो है वो दी गई है, वायर्स क्रॉस नॉट जॉइंट, ठीक है जी। मतलब अगर इस तरह की सिंबल बनी होगी, मतलब मैं सारी नहीं बनाऊंगा, वैसे एक दो बना के समझा रहा हूं, कि अगर इस तरह की सिंबल आपके पास बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि वायर जो है वो जॉइंट है, लेकिन वो क्या है, क्रॉस, वायर्स क्रॉस नॉट जॉइंट, यानी वो एक दूसरे से क्रॉस करें लेकिन एक दूसरे से जुड़नी नहीं चाहिए, इसका ये मतलब होता है। फिर वायर क्रॉस एट अ जंक्शन, जहां पर जंक्शन पर जुड़ी होती है वो इस तरह से बना होता है, ये पॉइंट इस तरह से डिफरेंट जो है वो यहाँ दिए गए हैं। वेरिएबल रेजिस्टर का दिया गया है, ठीक है। फिक्स रेजिस्टर जो है उसका सिंबल क्या होता है, डायोड का सिंबल क्या है, अर्थ और ग्राउंड जो होता है उसका सिंबल क्या है। आमतौर पर ये देखिए, मैं कुछ सिंबल आपको बना के वैसे दिखाता हूँ, इस तरह बुक में बने हुए हैं सारे। ये किसका सिंबल है, अर्थ और ग्राउंड का। इन सारे सिंबल्स को आपने देख लेना, समझ लेना है एक दफा। बैटरी का, डीसी सप्लाई का कैसे होता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। देखिए आपने कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा था, इस तरह दो लाइन लगाते थे, कैपेसिटर का सिंबल आपने बनाया था, ठीक है। 3 कैपेसिटर जोड़ दिए बैटरी का, तो इस तरह से सारे बने हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा टाइम वेरिंग और एसी सप्लाई का, एम मीटर का सिंबल, सिंपल मैंने आपको बताया था कि आप ए लिख दें बीच में, ये एम मीटर का सिंबल होता है। इसी तरह से वोल्ट मीटर में एक गोल सर्कल लगा के उसके गिर्द वी लिख दें, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होगा। इसी तरह से आप लोग जो है ओहम मीटर का सिंबल, वो भी सर्कल बनाए, बीच में आप ओहम का सिंबल बना दें। तो इसी तरह से थर्मिस्टर और टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर स्विच का सिंबल बना हुआ है, ओपन क्लोज का। ये तो आपने बड़ी दफा मैंने आपको बना के सिखाया है, ये ओपन का होता है, ठीक है। ये अगर दो डॉट इनको आपस में मिला दें, ये क्लोज, ठीक है, स्विच का। इसी तरह से लैंप बल्ब का सिंबल, यानी आप ये मतलब सीधी इस तरह से बना के उसके गिर्द सर्कल बना देते हैं, तो ये आप बता देते हैं कि ये एक बल्ब है। तो सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट सिंबल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिंबल दिया गया तो पूछा जा सकता है कि ये सिंबल किस चीज का है। तो आपके नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे एक बार, तो यकीनन आप उनके आंसर इजीली दे सकते हैं। ये था भाई आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो था, ब्लॉक क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस तरह से आपके ब्लॉक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार करेंगे, समझेंगे, तो यकीनन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काफी ये हेल्पफुल साबित होंगे पेपर्स के। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।